नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिकल एजुकेशन की 8th यूनिट बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स के बारे में। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को। तो दोस्तों मैंने आपके लिए ऑलरेडी सीबीएसई की टर्म फर्स्ट की कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको जरूर से देख लीजिएगा। दोस्तों आज के इस चैप्टर के अंदर मैं आपको एक तो कंप्लीट चैप्टर की समरी देने वाला हूँ इमेजेस के माध्यम से। देन इसके बाद मैं आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स में यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। देन फिर हम यहाँ पर एसर्शन बेस्ड क्वेश्चंस, देन उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चंस, HOTS मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम 8 चैप्टर को पढ़ना। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं 8th यूनिट को पढ़ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यार कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट। इस पर एक बहुत ही कमाल धमाल वीडियो मैंने आपको बना के दे रखा है, तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार आप उसको देख लीजिएगा, ट्रिक वाला वीडियो। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन हम पढ़ेंगे। देन फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशन भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। सो यार कंप्लीट चैप्टर की समरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपने पास टॉपिक है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। तो दो शब्दों से मिलकर ये बना है बायो प्लस मैकेनिक्स। बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म या कुछ लिविंग बींग, एंड मैकेनिक्स मतलब होता है एक ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस जो कि डील करती है विद द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन आइदर स्टैटिक कंडीशन या डायनेमिक कंडीशन। तो देखो जैसे आप इमेज में यहाँ पर देख पा रहे हो ना कि देखो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर बना रखे हैं और इन पॉइंट्स पर कहीं ना कहीं फोर्स एक्ट कर रहा है। तो अगर ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये अगर स्टैटिक कंडीशन में मतलब एक जगह खड़ा है तो भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, अगर ये डायनेमिक कंडीशन में मूविंग कंडीशन में तो भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। तो इन कंप्लीट फोर्सेस के स्टडीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, बायोमैकेनिक्स बोलते हैं। सो यहाँ पर अगर हम कंबाइंड डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग इन मूविंग और इन स्टैटिक कंडीशन। अभी जो टर्म बायोमैकेनिक्स थी ना, इसको यहाँ पर सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था अर्ली 1970s में। इसको याद रख लेना, सीबीएसई किताब में दे रखा है। सो यार जो टर्म बायोमैकेनिक्स से कब अडॉप्ट किया गया, अभी अभी हमने पढ़ा कि अर्ली 1970s में इसको अडॉप्ट किया गया। ठीक है, यहाँ से हमने इसको आंसर सही कर दिया। अब हम देख लेते हैं कि यार क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है बायोमैकेनिक्स का, मतलब कहाँ कहाँ पर ये जो कंप्लीट टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ में आने वाली है। तो फर्स्ट इन सिलेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्निक। तो यार फॉर एग्जांपल आईपीएल के लिए हमें एक टीम सिलेक्ट करनी है, हमारे पास 15 से 16 खिलाड़ी हैं, उसके अंदर से हमें कोई भी 11 खिलाड़ियों को चूज़ करना है। किस बेसिस पर करेंगे, हम देखेंगे कि यार कौन सबसे ज़्यादा फिट है, मतलब हम कंप्लीट स्टडी ऑफ प्लेयर करेंगे। हम देखेंगे कि यार जो सामने अगर फॉर एग्जांपल चेन्नई सुपर किंग है, उसमें स्पिनर और फास्ट बॉलर में से फास्ट बॉलर ज़्यादा अब की बार खिलाए जा रहे हैं, पिच भी इस तरह की जो फास्ट बॉलर्स को मदद करेगी। तो हम वहाँ पर से देखेंगे कि यार किसका यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है फास्ट बॉलर्स के मतलब खिलाफ, तो फिर उन खिलाड़ियों को यहाँ पर पिक कर लिया जाएगा। तो इस तरह से सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा मदद करता है बायोमैकेनिक्स। देन इसके बाद आ जाता है इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्निक। अगर किसी की टेक्निक में कुछ खराबी है तो उसको इंप्रूव भी कर दिया जाता है। अगला आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ एडवांस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। आपने केस देखा होगा यार, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे फिल ह्यूज, उनके यहाँ पर बॉल लगी थी, उससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यार उसके बाद से एडवांस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाए गए, देखा गया कि यार बॉल का क्या इम्पैक्ट होता है इस जगह पर, और एक एडवांस ग्रिल यहाँ पर डाल दी गई हेलमेट के अंदर। तो उससे अब जब भी बॉल आती है पहले ग्रिल पर लगती है, ग्रिल टूटती है और जो इंसान है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। देन नए ट्रेनिंग मेथड्स यहाँ पर से डेवलप होते हैं। रिकवरी प्रोसेस, बाई चांस यार अगर किसी को चोट लग गई तो रिकवरी प्रोसेस में भी बायोमैकेनिक्स बहुत ज़्यादा मदद करता है कि किस प्रकार से फोर्सेस लगाना चाहिए, कितना आपको यहाँ पर मतलब ट्रेनिंग करना है, किस प्रकार से करना है, ये सारी चीज़ें बायोमैकेनिक्स से पता लग जाती है। यहाँ तक कि अगर आप इसको फॉलो करते हो ना तो आपको स्पोर्ट्स इंजरीज से भी प्रिवेंट ये करवाता है। तो टू प्रिवेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरीज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑफ बायोमैकेनिक्स है। यहाँ से आपकी स्किल्स तो इंप्रूव होती है। एंड फॉर मूवमेंट इकोनॉमी, मूवमेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि आप कंप्लीटली अपनी एनर्जी को कंजर्व कर पाते हैं। जैसे अगर एक फील्ड है, इस फील्ड में अगर हम खिलाड़ी को इधर से उधर करते रहेंगे, कभी कहाँ, तो यार बेचारा खिलाड़ी थक जाएगा, उसकी बैटिंग आएगी जब तक तो है ना, क्या पता एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाना पड़े। तो यहाँ पर बायोमैकेनिक्स का सहारा लिया जाता है और खिलाड़ियों की पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा तेज गेंद कहाँ पे आती है, आगे वाले क्षेत्र में। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़े चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त जिनके रिफ्लेक्स एक्शन फास्ट होते हैं उनको लगाते हैं। पीछे के साइड ऐसे खिलाड़ी को लगाते हैं जो थोड़े ढीले हैं, मोटे हैं, कि चलो ठीक है वहाँ गेंद धीरे ही जाएगी वैसे भी और कम जाएगी। तो इस प्रकार से बायोमैकेनिक्स का यूज़ किया जाता है। बढ़ते अब आगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट हम देखते हैं। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन। मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप जरूर से वाला ट्रिक वाला वीडियो देख लेना, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा।
सो यार दो तरह के प्लेन रहते हैं, एक होता है फ्रंटल प्लेन और एक होता है सेगेटियल प्लेन। फ्रंटल प्लेन मतलब आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि एक शीट ऑफ पेपर है, और ये शीट ऑफ पेपर को अगर आप सीधे 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 मेरी बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच से निकाल दोगे, है ना, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये आपकी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, फ्रंट पार्ट और एक होता है बैक वाला पार्ट, तो इसको बोलते हैं फ्रंटल प्लेन। वहीं पर सेगेटियल प्लेन में क्या होता है, इस प्रकार से डिवीजन होगा। जब इस प्रकार से डिवीजन होगा तो आपकी बॉडी को दो साइड्स में डिवाइड कर देगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो ये प्लेन्स आप याद रखना क्योंकि आगे इनका यूज़ होने वाला है। पहला मूवमेंट है अपने पास एबडक्शन। इसको याद रखने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ए बी डिविलियर्स, ठीक है, ए बी डिविलियर्स मिस्टर 360, 360 डिग्री वो शॉट मारते हैं। सो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, जैसे ये 0 डिग्री, यहाँ से आप चलते गए चलते गए चलते गए, बिल्कुल 360 डिग्री आप शॉट मारने वाले हो, ठीक है। सो ये एक इस प्रकार का मूवमेंट है जिसमें आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मिड लाइन है एंड यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, तो हम मिड लाइन से अवे 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 जाते रहेंगे, ठीक है। सो एबडक्शन इट इज़ बेसिकली दैट मोमेंट इन विच वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द बॉडी, मिस्टर ए बी डिविलियर्स 360। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। देखो यहाँ पर आ रहा है ना वर्ड ABD। सो ये प्लेन कौन से प्लेन पर ये वाला मूवमेंट अकर हो रहा है, तो ये फ्रंटल प्लेन पर हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। फ्रंटल प्लेन मैंने आपको बताया था ये वाला, जिसमें आपकी बॉडी को फ्रंट एंड बैक पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो बिल्कुल इसी प्लेन पर मेरे हाथ यहाँ पर से चल रहे हैं। सो फ्रंटल प्लेन पर हो रहा है, और दो ही तरह के देखो यहाँ पर चीज़ होती है, फ्रंटल प्लेन सेगेटियल एक्सिस, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, सेगेटियल प्लेन फ्रंटल एक्सिस। तो जो प्लेन होता है उसके हमेशा अपोजिट एक्सिस रहेगी, बस ये याद रख लेना, तो आपको कोई टेंशन नहीं है और आराम से MCQ आपके डील हो जाएंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अपने पास इसी का जुड़वा भाई एडक्शन। इसमें क्या होता है, एडिशन होता है एक तरह से, है ना। तो यहाँ पर आपका हाथ पहले से ऊपर था, अब वापस से जब आप हाथ को ऊपर से नीचे लाते हो तो एडक्शन हो जाता है। सो इसमें इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी कि किंची टेप है, उससे पहले आपने यहाँ का कमर नापी, फॉर एग्जाम्पल 30 इंच आई, तो उसके बाद ये हाथ भी आ गए, यहाँ पर एडिशन हो गया हाथ का, तो यहाँ पर आपकी कमर कितनी आ गई, अब मतलब कमर प्लस हाथ 42 इंचेस आ गया, तो एडिशन हो गया, तो इसको बोलेंगे एडक्शन। तो मतलब व्हेन वी आर कमिंग टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, तो ये एडक्शन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नाउ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन बहुत ही आसान है। फ्लेक्शन में आप क्या करते हो, वी आर गोइंग, मतलब यहाँ पर डिक्रीज होता है बिटवीन द एंगल ऑन द जॉइंट्स। तो फॉर एग्जाम्पल ये अपना जॉइंट है, तो यहाँ का एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो व्हेन आई एम कमिंग टुवर्ड्स द चेस्ट, जब मैं चेस्ट के पास आऊँगा तो फ्लेक्शन अपना यहाँ पर लागू होगा। सो देयर इज द डिक्रीज इन एंगल, और इसका ही जुड़वा भाई कौन सा, एक्सटेंशन, जिसमें इंक्रीज इन एंगल होगा। तो बस आपको याद रखना है, तो इसमें इंक्रीज इन एंगल है एक्सटेंशन में, फ्लेक्शन में डिक्रीज इन एंगल। जैसे अगर अब ये पैरों को पीछे की साइड ले जाता है तो इसका एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो फिर वहाँ पर फ्लेक्शन लग जाएगा। अगर ये पैरों को इधर से आगे लाता है तो एक्सटेंशन लग जाएगा, क्योंकि एंगल में इंक्रीज हो रहा है जॉइंट्स पे। देन इसके बाद आ जाते हैं भाई आईची न्यूटन भाई के लॉ, है ना, जेठालाल की भाषा में अगर हम बोलें, सो आईची न्यूटन भाई के 3 लॉज हम देखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, सेकंड लॉ को लॉ ऑफ एक्सेलरेशन बोलते हैं, थर्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन हम बोलते हैं। सो सबसे पहले आ जाता है लॉ ऑफ मतलब फर्स्ट वाला लॉ हम देखेंगे, उसके पहले देख लेते हैं ये अपने आईची न्यूटन भाई, है ना, आइजैक न्यूटन सर, एंड इन्होंने 1687 में अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम है प्रिंसिपिया मैथमेटिका, और उस किताब में इन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे। सो फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। इसमें होता है कि बॉडी continuous in the state of rest or in uniform motion in a straight line unless and until an external force is applied on it। तो यार अगर एक बॉडी है मोशन में तो मोशन में चलती रहेगी, रेस्ट में पड़ी है तो रेस्ट में ही पड़ी रहेगी, जब तक आप उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो। जैसे यहाँ पर भाई साहब बाइक पर चलते जा रहे थे, अगर सब कुछ नॉर्मल रहता तो चलती जाती बाइक बिना किसी दिक्कत के, लेकिन यहाँ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गया, भाई बाइक से गिरे धड़ाम, मुँह से निकला हाय राम, ठीक है। तो इस प्रकार का सीन हो गया। इसका एक और एग्जाम्पल है, बुक अगर टेबल पे पड़ी रहेगी जब तक उसको कोई हिलाए नहीं। यहाँ पर लेकिन 2 एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई होते हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शन क्या कर देता है, जैसे जैसे गाड़ी आगे जाती है वो उसको एक बैकवर्ड फोर्स उस पर अप्लाई होता रहता है, उसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। एंड एक और यहाँ पर रहता है एयर का रेजिस्टेंस, ठीक है, जैसे आप किसी भी बॉडी को हवा में फेंकोगे तो उस पर एयर का रेजिस्टेंस लगेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस है जो कि रियल लाइफ में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूविंग कंडीशन में नहीं रहने देते, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन उसके बाद ये वाला एक्सपेरिमेंट आपने देखा ही होगा, इनर्शिया वाला, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जिसमें अ कॉइन इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। जैसे आप अचानक से इस कार्डबोर्ड को हटा लोगे तो कॉइन नीचे फॉल कर देगा, क्योंकि अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करेगा, इनर्शिया को मेंटेन करेगा। देन उसके बाद कुछ और एप्लीकेशन न्यूटन भाई के फर्स्ट लॉ के, जैसे फुटबॉल को किक मारना, तो फुटबॉल को किक मारना न्यूटन भाई के फर्स्ट लॉ का यहाँ पर वो है एप्लीकेशन है ना, क्योंकि फुटबॉल इज एट रेस्ट,
रेस्ट पे ही रहेगी जब तक आप उस पर एक्सटर्नल किक नहीं मारोगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, ठीक है। वैसे ही सॉफ्ट वॉल भी भाई सब एक जगह पड़ी है, जब तक आप उसको उठा के नहीं फेंकोगे तब तक वो पड़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आ जाता है, जिसको हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। इसमें होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। तो ये एक्सेलरेशन जो रहता है भाई साहब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है फोर्स अप्लाइड से, और ये एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है टू दी मास। अब देखो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अमाउंट ऑफ स्टडी या अमाउंट ऑफ इफेक्टिव स्टडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड मार्क्स, है ना। जितनी ज़्यादा आप स्टडी करोगे उतनी अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। पबजी एंड सेटिंग बाजी, ठीक है, पबजी एंड सेटिंग बाजी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द गुड मार्क्स। या फिर कोई भी और सोशल मीडिया ऐप, है ना, कोई भी गेम, जितना ज़्यादा आप उसको यूज़ करोगे मार्क्स उतने ही कम होते जाएंगे, ठीक है। सो ये होता है रिलेशन, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ घटेगी, ठीक है। सो ये रिलेशन रहता है अपने पास एक्सेलरेशन का फोर्स से और मास से। तो जब हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है A=F/m, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं। अब इस लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं यार, तो ये लॉ रहता है अपने पास। फॉर एग्जांपल एक मास ये है, एक मास ये है, ठीक है। इसका वजन है 400 किलो, इसका वजन है 40 किलो। अब अगर ये सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा, इस पर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करेगा, अभी हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा, मतलब इसको स्पीड नहीं मिल पाएगी अगर ये सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा तो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसने 10 न्यूटन लगाया, यहाँ पर भी इसने 10 न्यूटन लगाया, है ना, दोनों केसेस में। तो पहले वाले केस में बहुत कम एक्सेलरेशन मिलेगा, सेकंड वाले केस में अच्छा खासा एक्सेलरेशन मिल जाएगा क्योंकि मास कम है। अब की बार सैम्पल पेपर में यहाँ से प्रश्न आया भी है कि एक आप बेसबॉल को हिट कर रहे हो और एक और आप बॉलिंग एले वाली बॉल को हिट कर रहे हो। तो यार इसका तो मास बहुत ज़्यादा रहता है बॉलिंग वाली बॉल का, बेसबॉल बहुत हल्की रहती है। तो अगर दोनों में सेम फोर्स से आप हिट करोगे तो जो आपकी बेसबॉल वाली बॉल है बहुत दूर चली जाएगी, उसको बहुत अच्छा एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब इसका यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल वही, बेसबॉल प्लेयर जब हिट करता है बॉल को तो यहाँ पर वो बॉल ज़्यादा दूरी तक जाती है, ज़्यादा एक्सेलरेशन मिलता है उसको इन कंपेरिजन टू द बॉलिंग एले वाली बॉल। तो वहाँ पर न्यूटन भाई का सेकेंड लॉ अप्लाई हो रहा है। देन इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आईची न्यूटन भाई का थर्ड लॉ, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। सो यहाँ पर टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, है ना, ये होता ही है। आपने किसी को थप्पड़ मारा, उसने भी आपको मार दिया, हिसाब बराबर, न्यूटन भाई का थर्ड लॉ लग गया, ठीक। जैसे यहाँ पर ये महानुभाव, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आईची आइंस्टीन है ना, जेठालाल की भाषा में। सो आइंस्टीन भाई यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जाके फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, बोट जाएगी पीछे, भाई जाएंगे आगे सीधा पानी में। सो ये एक्शन रिएक्शन यहाँ पर लग जाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल है, अगर आप दीवार पे मुक्का मारोगे, दीवार आपको वापस से एक फोर्स देगी, ठीक है, रिएक्शन फोर्स, और इसके कारण आपको चोट लग जाएगी। आईची न्यूटन का एक और लॉ, बचपन में गुब्बारे से हम खेलते हैं, गुब्बारे में हवा भरी, उसको छोड़ा तो गुब्बारा ऊपर, हवा नीचे, हवा बाहर, ठीक है। तो इस प्रकार से एक रॉकेट का भी कंसेप्ट होता है कि यहाँ पर जो एग्जॉस्ट से गैस बाहर निकलती है वो पीछे की साइड जाती है, रॉकेट ऊपर की साइड जाता है। सो यहाँ पर न्यूटन भाई का थर्ड लॉ लगता है। अब हम देख लेते हैं कि और कहाँ पर थर्ड लॉ लगता है स्पोर्ट्स के फील्ड में। तो जब आप स्विमिंग करते हो तो पानी को आप पीछे धकेलते हो, पानी आपको आगे धकेलता है पहली फुर्सत में, तो वहाँ पर न्यूटन भाई का थर्ड लॉ लगता है। जब आप रनिंग करते हो, जब आप वॉकिंग करते हो ना, तो आप ग्राउंड को पीछे की साइड धकेलते हो, ग्राउंड आपको आगे की साइड धकेलता है, तो वहाँ पर भी न्यूटन भाई का थर्ड लॉ का कंसेप्ट अप्लाई होता है। तो यार अभी CBSE की टर्म 1 एग्जामिनेशन बहुत ही करीब आ चुकी है, और यार ये जो एग्जामिनेशन होगी वो कंप्लीट MCQ फॉर्मेट में होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यार हम बहुत सारे MCQs के यहाँ पर प्रैक्टिस करें। और यार अनअकैडमी आपके लिए लाया है इसी कड़ी में एक बहुत ही कमाल का टेस्ट, जो कि है अनअकैडमी इमर्ज। और अगर आप यार इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पर आपको पहली बात तो ऑल इंडिया रैंक्स अलॉट होगी, जिससे आपको बिल्कुल फ्री में पता लग जाएगा कि यार आप इंडिया में कहाँ पर स्टैंड करते इतने सारे बच्चों के बीच में। देन उसके बाद अगर आपकी कोई गलती भी होती तो वहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको वीडियो सॉल्यूशंस के माध्यम से बता रहे होंगे कि यहाँ पर आपकी गलती या फिर जो क्या इस कंप्लीट क्वेश्चन का परफेक्ट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ज़रूर से यार आप इस टेस्ट में एनरोल कीजिएगा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यूज़ कीजिएगा हमारे चैनल का नाम कोड APpedia, जिससे बिल्कुल आपकी फ्री में एंट्री सुनिश्चित हो जाएगी।
देन यार बच्चा पार्टी, अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको आस्क ए डाउट का फीचर मिलेगा और इसके अंदर जितने भी आपके डाउट्स हैं यार आप फ्री में वहाँ पर सॉल्व करवा सकते हैं। सो बिल्कुल इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स उन डाउट्स को सॉल्व कर रहे होंगे, कंप्लीट वीडियो सोल्यूशंस एंड आपको वहाँ पर सोल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ज़रूर से इस फीचर का भी मज़ा लीजिएगा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और ठीक है, अब कुछ सैम्पल पेपर के क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस एज द नेट फोर्स इंक्रीज। तो एक्सेलरेशन, फोर्स एंड एक और क्या आ जाता है यहाँ पर, मास। ठीक है, तो तीनों ही चीज़ की इक्वेशन रहती है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आईची न्यूटन भाई का सेकेंड लॉ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर अपने को मोमेंट बताना है, एंगल डिक्रीज हो रहा है तो फ्लेक्शन, एंगल इंक्रीज हो रहा है एक्सटेंशन। यहाँ पर देखो दूर जा रहे हैं 360 डिग्री खेल रहे हो तो ए बी डिविलियर्स एबडक्शन। यहाँ पर पास आ रहे हो इंच टेप से नापो, एडिशन हो जाएगा तो एडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको लिख भी दिया है। अब कुछ और एमसीक्यूज आपके साथ सॉल्व कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। तो यार टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी, भाई ये हम एनाटॉमी में करते हैं, बायोमैकेनिक्स में हम ये काम नहीं करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है न्यूटन भाई के सेकंड लॉ को हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन बोलते हैं। देन यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना है अपने को। तो फ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल डिक्रीज होता है, एक्सटेंशन में एंगल इंक्रीज होता है, एबडक्शन में हम क्या करते हैं, अवे फ्रॉम द मिड लाइन जाते हैं। तो अवे फ्रॉम द मिड लाइन जाते हैं तो ये हो जाएगा ए बी डी, एंड एडक्शन में हम टुवर्ड्स द मिड लाइन जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। बेंडिंग ऑफ एल्बो व्हेन वी आर हैंड इज गोइंग टुवर्ड्स द चेस्ट, तो उसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन। देन उसके बाद ओपनिंग द हैंड साइड वाइज एंड वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ए बी डिविलियर्स 360 शॉट, तो एबडक्शन। बायोमैकेनिक्स हेल्प करता है हमारी इन ट्रीटिंग द इंजरीज, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। बायोमैकेनिक्स ब्रांच किसकी है, वैसे हमने पढ़ा था बायोलॉजी प्लस फिजिक्स, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा ये टिल्टेड रहती है फिजिक्स की तरफ, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डैश रेफर टू स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरैक्शन बिटवीन द एथलीट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड एक्सरसाइज एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है जिसमें स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट ये सब हम करते हैं, तो ये रहता है अपने पास बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स कैन प्ले क्रूशियल रोल इन इंजरी प्रिपरेशन, प्रिवेंशन, देन परफॉर्मेंस एनहांसमेंट, फिजिकल मूवमेंट। तो बिल्कुल इन दोनों में बायोमैकेनिक्स आपकी क्रूशियल रोल प्ले करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Which of the following is not a type of movement related to physical activity? तो एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन तीनों ही फिजिकल एक्टिविटी के अंदर ही आते हैं, तो नन ऑफ दीज। डैश टेक्स प्लेस व्हेन द एंगल बिटवीन टू बोन्स अटैच्ड टू अ जॉइंट। तो देखो अगर हम पुट करके देखते हैं, फ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द एंगल बिटवीन टू बोन्स इंक्रीजेस, नहीं, फ्लेक्शन में तो एंगल डिक्रीज होना चाहिए। एक्सटेंशन में एंगल इंक्रीज होता है, ठीक है, सो एक्सटेंशन इंक्रीजेस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कि एक्सटेंशन टेक्स प्लेस व्हेन द एंगल बिटवीन टू बोन्स ऑफ अ जॉइंट इंक्रीजेस। नेक्स्ट विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डील्स विद एक्सेलरेशन। तो आईची न्यूटन भाई का सेकेंड लॉ, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, डील्स विद एक्सेलरेशन। नाउ दिस टाइप ऑफ मूवमेंट टेक्स प्लेस व्हेन द एंगल डिक्रीजेस बिटवीन द टू बोन्स। तो एंगल डिक्रीज हो रहा है तो फ्लेक्शन लग जाएगा। मूवमेंट इन विच द एंगल डिक्रीजेस बिटवीन द टू बोन्स, सेम क्वेश्चन है, फ्लेक्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डैश मीन्स मूविंग द बॉडी पार्ट्स अवे फ्रॉम एन इमेजनरी सेंटर लाइन। अवे जा रहे हो मतलब 360 खेल रहे हो तो ए बी डी विलियर्स, एबडक्शन। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था बायोमैकेनिक्स हेल्प्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बायोमैकेनिक्स आपकी सारी चीज़ों में मदद करता है, टेक्निक इंप्रूव करता है, डिजाइन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड इंप्रूव द परफॉर्मेंस। सारा अपनों ने पढ़ा था फ्लो चार्ट के माध्यम से। देन सीबीएसई के सैम्पल पेपर में प्रश्न आया था, अपनों ने अभी देख लिया, मास वाला। देन उसके बाद ये एक बहुत ही कमाल का प्रश्न आया है, ठीक है, आपको बताना है किस में क्या हो रहा है। तो देखो जॉइंट है, यहाँ पर एंगल डिक्रीज हो रहा है, जहाँ पर भी एंगल डिक्रीज होता है क्या लगता है, फ्लेक्शन लगता है। एंगल इंक्रीज होता तो एक्सटेंशन लगता। देन हु गेव लॉज ऑफ मोशन, भाई साहब आईची न्यूटन भाई, न्यूटन है ना, इन्होंने लॉज ऑफ मोशन दिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच लॉ अमॉन्ग्स द गिवन वंस इज नॉन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ इनर्शिया को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी जाना जाता है। विच मोमेंट इज कॉज्ड बाय मूविंग अ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ठीक है, मिड लाइन से अवे जा रहे हो, मिस्टर 360 ए बी डी विलियर्स, तो ए बी डी एबडक्शन। नेक्स्ट प्रश्न, ये कौन सा मूवमेंट है। तो यार यहाँ पर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन चारों ही अप्लाई हो रहे हैं। तो इस तरह के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के मूवमेंट को हम बोलते हैं सरकमडक्शन, याद रखना। तो इसका मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देते हूँ आपको। सो मूवमेंट इन विच वन एंड ऑफ द अपेंडेज रिमेन्स स्टेशनरी, एक एंड स्टेशनरी है, एक एंड मूविंग है, वो भी सर्कुलर मोशन में, तो उसको हम सरकमडक्शन बोलते हैं। और जब चारों मूवमेंट एक साथ मिल जाते हैं ना, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, तो सरकमडक्शन बन जाता है। नेक्स्ट है स्टार्टिंग अ थ्रोइंग इवेंट। ठीक है, जैसे जेवलिन भाई के अपने नीरज भाई है ना, तो नीरज भाई जब जेवलिन फेंकते हैं तो वो कौन सा लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं।
सो जेवलिन वॉज इन स्टेशनरी पोजिशन अनटिल एंड अनलेस नीरज भाई अप्लाइड अ फोर्स ऑन इट। तो वो क्या हो जाएगा, आईची न्यूटन भाई का फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट है केस स्टडी एक सॉल्व करते हैं। एक टीचर है अपनी क्लास में, इस तरह की सीन को पढ़ा रहा है, ठीक है, उसने प्रोजेक्टर पे सीन दिखा रखा है, तो ये कौन सा लॉ वो पढ़ा रहा है। तो अभी हमने देखा था बेसबॉल को मारना और एक बॉलिंग अले वाली बॉल को मारना, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन मतलब आईची न्यूटन भाई का सेकेंड लॉ। नाउ असर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यार। बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट, सही बात है। इन स्विमिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज यूटिलाइज, दोनों सही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए इज ट्रू आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। एबडक्शन मीन्स मूविंग द बॉडी पार्ट्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन, बिल्कुल सही बात है, एबी डिविलियर्स। एडक्शन इज अनदर नेम ऑफ एबडक्शन, भाई साहब आर तो गलत है ना, दोनों अलग अलग होते हैं। सो ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, कोड्स यही रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब करता है व्हाट हैपेंस टू बॉडी व्हेन इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी। तो बिल्कुल सही बात है यार, है ना, किसी बॉडी पे फोर्स लगा है वो वापस से फोर्स लगाएगी। द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज अप्लाइड इन द फुटबॉल। द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज अप्लाइड इन फुटबॉल, बिल्कुल सही बात है यार, फुटबॉल में न्यूटन भाई का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाइड होता है, लेकिन ये दोनों का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है। हेंस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। सो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों, सवाल या सुझाव हों तो जरूर से आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पिन अप कर रखा है, तो आपको उसका आंसर #ANS लिखकर अगले लाइन से स्टार्ट करना है। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। और सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर से कीजिएगा, और लाइक का टारगेट हम रखते हैं 10,000 लाइक्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कमाल धमाल वीडियो में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।